नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, वो आपके समक्ष लेकर आए हैं। इसमें ये जजमेंट में एक लीगल इश्यूज थे, वो डिस्कस किए गए हैं और ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। ये सिविल अपील 2938 ऑफ 2002 की ये एक सिविल अपील है। ये पार्टीज के बीच में ये जजमेंट दी गई थी और इसके जो देखिए जजमेंट में जो इम्पोर्टेंट इशू था वो था क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम किया गया था। जो आर्बिट्रेशन से संबंधित जितने भी मैटर्स होते हैं, ये जजमेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये इसमें देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन ऑफ लॉ को फ्रेम किया था और कहा था कि अगर हाई कोर्ट की क्या पावर होती है 11(6) ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के अंदर, क्या वो सोल आर्बिट्रेटर की को टर्मिनेट कर सकते हैं माननीय हाई कोर्ट। एक तो पहला क्वेश्चन ऑफ लॉ ये फ्रेम किया गया था। दूसरा क्वेश्चन ऑफ लॉ था कि अगर पार्टीज के बीच में कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर कि तो क्या उस दौरान अगर दोनों के पार्टीज के बीच में कोई एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में, तो क्या एप्लीकेशन 11(6) की एप्लीकेशन मेंटेनेबल रहेगी ऐसे केस में। तीसरा क्वेश्चन और लॉ फ्रेम किया था कि जो डिस्टिंक्शन और डिफरेंस क्या होता है सब सेक्शन 5 और ऑफ सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट का और सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 में क्या डिफरेंस है। और एक चौथा क्वेश्चन ऑफ लॉ ये फ्रेम किया था कि जो एप्लीकेशन है सब सेक्शन 6 के अंदर जो लगाई जाती है, क्या वो मेंटेनेबल है जब पार्टीज ने जो सोल आर्बिट्रेटर एक आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट म्यूचुअल कंसेंट से कर दी गई हो, तो क्या सेक्शन 6 के अंदर सेक्शन सब 6 ऑफ द सेक्शन 11 के अंदर एप्लीकेशन क्या मेंटेनेबल है। और फिर ये कुछ फैक्ट जो है केस से संबंधित क्वेश्चन ऑफ लॉ थे। तो देखिए अब हुआ क्या था इसमें, इस केस को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या था, देखिए ये अपील जो फाइल की गई थी ये एक मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट के जो ऑर्डर ऑफ जजमेंट है 7 सितंबर 2017 की, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो सीट है वहाँ पे आर्बिट्रेशन केस चला था 29/2015 एंड इन रिट पिटीशन जो है सो एंड सो वो बताया गया था। और उसमें बताया गया था कि जो ऑर्डर था पास हुआ था माननीय हाई कोर्ट ने, जिसमें हाई कोर्ट ने अपनी पावर यूज की थी सेक्शन 11 ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट 1996 के अंदर और उन्होंने टर्मिनेट कर दी थी प्रोसीडिंग्स को। मतलब टर्मिनेट सोल आर्बिट्रेटर को जो अपॉइंट किया गया था, उस जो पार्टीज ने अपॉइंट किया था उसको टर्मिनेट कर दिया था और फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया था सोल आर्बिट्रेटर को और एक फ्रेश आर्बिट्रेटर है अपॉइंट कर दिया था। और ग्राउंड ये उठाया था कि जो सोल आर्बिट्रेटर टर्मिनेट इसलिए कर दिया गया है कि सेक्शन 14A सेक्शन 14 सब पार्ट 1 सब पार्ट A ऑफ द एक्ट 1996 के तहत। तो उस बेसिस पे कहा कि एक जो डिले था, जो अपॉइंटमेंट जो की गई थी आर्बिट्रेटर की, वो अनड्यू डिले था और अनरीजनेबल डिले था प्रोसीडिंग्स में। और जो सोल आर्बिट्रेटर ने जो प्रोसीडिंग्स थी वो डिले कर दी थी। तो इस जजमेंट के ऊपर हाई कोर्ट ने भी मतलब जो जजमेंट हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया था ऑर्डर जो पास किया गया था ट्रायल कोर्ट का और डिसमिस कर दी थी एप्लीकेशन जिसमें ट्रायल कोर्ट ने एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 की जो अपीलेंट ने एप्लीकेशन फाइल की थी उसको भी डिसमिस कर दिया था। तो अब देखिए क्या हुआ था इस केस में। तो फैक्ट्स के ऊपर थोड़ा आते हैं। फैक्ट्स में ये था कि दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट था और उन्होंने सोल आर्बिट्रेटर के पास रेफर किया था मैटर को। लर्न आर्बिट्रेटर वाज अपॉइंटेड, जो थे वो एक सोल आर्बिट्रेटर मतलब इंडिविजुअल आर्बिट्रेटर थे। दोनों पार्टीज ने अपॉइंट किए थे 4/8/2008 को अपॉइंट किया था। फिर आर्बिट्रेटर ने पार्टीज को कहा था कि आप 14 मार्च 2009 को मतलब आइए और पेंडिंग एप्लीकेशन को डिसाइड कीजिए। तो आर्बिट्रेटर ने एडजॉर्न कर दी हेयरिंग को 30/3/2009 को और प्रोसीडिंग्स जो है वो हुई नहीं 30/3/2009 को, और क्योंकि ये ग्राउंड था कि सोल आर्बिट्रेटर वहाँ पे उस टाउन में नहीं थे। रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने पार्टीज ने जो थे आर्बिट्रेटर मतलब रिवोक किया उनको कि सोल आर्बिट्रेटर को वाइड लेटर डेटेड सो एंड सो। फिर लेटर को रिप्लाई कर दिया सोल आर्बिट्रेटर ने। फिर उसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 3 ने
जो थी पार्टीज थी वो उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की 11-14 सेक्शन 14(1) सब पार्ट 1 सब पार्ट ए ऑफ द 1996 बिफोर द कंसर्न कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष डाली गई कि अपॉइंटमेंट जो है वो सोल आर्बिट्रेटर को टर्मिनेट कर दिया जाए क्योंकि वो डिले कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले इन कंक्लूडिंग द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। फिर अपीलेंट ने एक एप्लीकेशन फाइल की और कहा कि 11 ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर एप्लीकेशन फाइल की सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर कि डिसमिस कर दी जाए एप्लीकेशन को जो रिस्पोंडेंट ने सेक्शन 14 के ऑफ द एक्ट के अंदर डाली है। कहा कि कोई डिले नहीं है सोल आर्बिट्रेटर का और कोई क्वेश्चन ऑफ टर्मिनेट करना प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट करना सेक्शन 14 पर सब पार्ट 1 सब पार्ट ए के अंदर बनता नहीं है। तो फिर उस ऑर्डर के मतलब उसमें माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर दिया 15/7/2010 को और लंडन ट्रायल कोर्ट ने अपीलेंट की जो एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 की उसको डिसमिस कर दिया। अब फिर देखिए आगे क्या हुआ। फिर उसके बाद जो ऑर्डर पास हुआ ट्रायल कोर्ट ने उन्होंने जो है जो एप्लीकेशन जो डिसमिस कर दी थी ऑर्डर 7 रूल 11 की उसके ऊपर रिट पिटीशन जो है उस 100 नंबर की फाइल की और and the pending applications under सेक्शन 14 पार्ट सब पार्ट वे ऑफ द एक्ट के अंदर पार्टीज जो थी उन्होंने भी एक एप्लीकेशन फाइल की बिफोर द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 11(6) ऑफ द 1996 के अंदर जो एप्लीकेशन थी वो वहाँ पे हाई कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन लगाई क्योंकि एक एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग थी वहाँ पे सेक्शन 14 पार्ट 1 सब पार्ट ए की जो टर्मिनेट करने के लिए एक एप्लीकेशन डाली थी। उसके जब पेंडिंग ही थी एप्लीकेशन तब एक रिस्पोंडेंट ने एक और एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर दी थी सेक्शन 11(6) सब पार्ट 6 ऑफ 1996 के लिए कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाए। यह हाई कोर्ट के समक्ष डाली गई थी और कहा था कि टर्मिनेट कर दिया जाए सोल आर्बिट्रेटर को और फ्रेश एक आर्बिट्रेटर वो अपॉइंट किया जाए। और देखिए फिर क्या हुआ, हाई कोर्ट ने जो है ऑर्डर दिया और अलाउ कर दी और ऑब्जर्व किया कि कोई देवा से डिले हुआ है, अनड्यू डिले है सोल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए और आर्बिट्रेटर की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो टर्मिनेट की जाती हैं सेक्शन 14 सब पार्ट 1 सब पार्ट ए के अंदर। और फिर हाई कोर्ट ने एक सोल फ्रेश आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया। अब उस हाई कोर्ट की जो ऑर्डर में ने जो रिट पिटीशन जो फाइल की थी अपीलेंट की उसको भी डिसमिस कर दिया जिसमें अपीलेंट ने ऑर्डर जो था ऑर्डर 7 रूल 11 के ऊपर चैलेंज किया था जिसमें ट्रायल कोर्ट ने उनकी जो एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया था। आप देखिए फिर दोनों की जो एप्लीकेशन थी वो फीलिंग जो डिससेटिस्फाइड हुए एप्लीकेशन से और डिससेटिस्फाइड हुए एप्लीकेशन से तो हाई कोर्ट ने फिर टर्मिनेट कॉमन जजमेंट दी और दोनों जो मैंडेट था कि सेक्शन 14 सब पार्ट 1 ऑफ द ऑन एप्लीकेशन फाइल अंडर सेक्शन 11(6) ऑफ एक्ट एंड डिसमिसिंग द रिट पिटीशन और कंफर्म कर दिया ऑर्डर को, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। अब उसके बेसिस पे ये अपीलें फाइल हुई थी। तो आगे हम बढ़ते हैं इस पे। तो फिर देखिए इस केस में फिर क्या हुआ था कि और क्वेश्चन ऑफ लॉ भी थे वो फ्रेम हुए थे और जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस केस पे देखते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि ये मतलब माननीय कोर्ट ने कहा कि ये क्वेश्चन लॉ फ्रेम किया कि क्या हाई कोर्ट जस्टिफाइड था कि टर्मिनेट करने के लिए प्रोसीडिंग्स को जब सोल आर्बिट्रेटर ऑन द ग्राउंड की जो डिले हुआ है ऑन द पार्ट ऑफ द सोल आर्बिट्रेटर इन कंक्लूडिंग द आर्बिट्रेटरी प्रोसीडिंग्स जिसकी वजह से which would lead to a termination of this mandate in an application under 11(6) of 1996 एक्ट के अंदर। तो क्या हाई कोर्ट जो है वो जस्टिफाइड था कि टर्मिनेट करने के लिए प्रोसीडिंग्स पे इस ग्राउंड पे कि वो डिले हो रहा है सोल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए कि प्रोसीडिंग्स को खत्म करने के लिए इन रिस्पॉन्स टू द एप्लीकेशन जो है वो फाइल की गई थी 11(6) ऑफ द 1996 एक्ट के अंदर। और फिर एक और क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम किया गया था, उसमें कहा था कि क्या ट्रायल कोर्ट जस्टिफाइड था डिसमिस करने के लिए एप्लीकेशन जो सबमिट की थी अपीलेंट ने कि वो अपीलेंट ने एप्लीकेशन सबमिट की थी कि एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए अंडर सेक्शन 14(2) ऑफ द एक्ट। ये जो कोर्ट है वो अपनी पावर को यूटिलाइज करे अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ द सीपीसी। तो कोर्ट ने कहा कि जो क्वेश्चन जो फर्स्ट से लेकर 5th तक वो इंटरकनेक्टेड है वो उसे एक साथ ही डिसाइड किया जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा अब इसमें हम चलते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि जो आर्बिट्रेटर था कि म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड किया गया था तो कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं था। अब उनके सारे प्रोविजंस को डिस्कस किया और 11(2) सब पार्ट 2 का और सेक्शन 11 क्या कहता है उसमें ये कहा कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 6 ऑफ द आर्बिट्रेशन जो पार्टीज हैं वो अपने जो है
प्रोसीजर को अपॉइंट कर सकती है, प्रोसीजर बना सकती है कि किस तरह से आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना है। और सेक्शन जो सब सेक्शन 5 ऑफ द सेक्शन 11 है वो बताता है कि आर्बिट्रेशन जो है सोल आर्बिट्रेटर, जो आर्बिट्रेशन है वो सोल आर्बिट्रेटर से किया जाता है अगर कोई एग्रीमेंट जो है नहीं होता है। एग्रीमेंट जो रेफर्ड सब सेक्शन 2 का जो एग्रीमेंट जो है नहीं होता, अगर पार्टीज जो है कोई एग्री नहीं होती है आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए 30 डेज के अंदर कोई भी एक पार्टी रिक्वेस्ट करती है दूसरी पार्टी को कि आप एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें। और फिर इसी तरह से सारे प्रोविजंस को डिस्कस किया। हम इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे यही बताया कि जो सब सेक्शन 6 ऑफ द सेक्शन 11 जो है अट्रैक्ट नहीं होता है अगर जो एप्लीकेशन जो है सेक्शन सब सेक्शन 6 ऑफ द सेक्शन 11 के अंदर मेंटेनेबल नहीं होती है। अगर दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो सब सेक्शन 6 ऑफ द सेक्शन 11 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट की एप्लीकेशन जो है वो नहीं फाइल होती है। अगर मैटर रेफर किया था आर्बिट्रेशन को तो अगर कोई इन दोनों के बीच में रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर पार्टीज आपस में डिसाइड कर लेती है कि एक डिस्प्यूट को भेजना चाहिए आर्बिट्रेशन के लिए तो टू द सोल आर्बिट्रेटर के लिए कि म्यूचुअल कंसेंट से, तो उस केस में बताया कि सेक्शन 6 ऑफ द सेक्शन 11 की जो एप्लीकेशन है वो मेंटेनेबल नहीं होती है। और फिर आगे देखिए, फिर आगे बताया कि एप्लीकेशन जो है सब सेक्शन 6 ऑफ द सेक्शन 11 तभी मेंटेनेबल होगी जब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टीज के बीच में और एक एग्रीमेंट होता है उन दोनों में कि आर्बिट्रेट जो प्रोसीजर जो होगा वो आर्बिट्रेट अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर होगा वो प्रिस्क्राइब्ड होगा और एग्रीड होते हैं राइटिंग में। दोनों के बीच में एग्रीमेंट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो चुका होता है तभी सेक्शन 11(6) के अंदर जो है एप्लीकेशन ली जाती है। तो यहाँ पे ये बताया कि जिस प्रेजेंट केस में क्या हुआ था कि सोल आर्बिट्रेटर था वो पार्टीज ने जो है म्यूचुअल कंसेंट से अपॉइंट किया था। और अब देखिए तो इन दोनों के बीच में कोई एब्सेंस थी, रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, तो कोई जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ था आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट का तो फिर ऐसे केस में एप्लीकेशन है सेक्शन 11(6) ऑफ दी आर्बिट्रेशन एक्ट की जो एप्लीकेशन है वो मेंटेनेबल नहीं होती है। यही माननीय कोर्ट ने डिस्कस किया। नॉर्मली हमें क्या होता है कि अगर दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तो एक भी पार्टी सोल आर्बिट्रेटर के लिए सेक्शन 11 सब पार्ट 6 के अंदर माननीय हाई कोर्ट में या फिर कोई भी कंसर्न कोर्ट में जा सकती है और कि वो सोल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाए। ये जुरिस्डिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यही डिस्कस किया कि हाई कोर्ट क्या टर्मिनेट कर सकता है सोल आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग्स में जब और सब्स्टिट्यूट कर सकता है एक आर्बिट्रेटर in the view of subsection 14 sub part 1A of the 1996 इस ग्राउंड पे कि जो आर्बिट्रेटर है उसने काफी डिले कर दिया है और एग्रीमेंट जो सिचुएशन है वो मतलब इन सच सिचुएशन एग्रीवेड पार्टी हैज टू अप्रोच द कोर्ट टू टर्मिनेट द प्रोसीडिंग। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए कोर्ट ने सारा लेजिस्लेशन कोड देखा, सेक्शन 11 को पूरा डिस्कस किया, सेक्शन जो है सारे जो सब पार्ट्स हैं डिस्कस किए, सेक्शन 12 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट को डिस्कस किया, सेक्शन 13 को डिस्कस किया, सेक्शन 14 को डिस्कस किया, 15, 25 और 32 ये सारे सेक्शंस को डिस्कस करने के बाद कोर्ट ने कहा कि जो प्रोसीजर स्पेसिफाई किया कि 15 days आफ्टर बिकमिंग द अवेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्बिट्रेटर अवार्ड becoming the circumstances referred to send a written statement of the reasons for the challenge to the tribunal। तो फिर सारे सेक्शंस के प्रोविजंस है और उसका इंटरप्रिटेशन निकाला। तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें ये देखिए यही पता है कि और आगे बढ़ते हैं। फिर सेक्शन 14 और 15 जो है वो टर्मिनेशन ऑफ द मैंडेट ऑफ द आर्बिट्रेटर बताया जाता है। सेक्शन 14 और 96 प्रोवाइड करता है कि आर्बिट्रेटर की जो मैंडेट है ऑफ द आर्बिट्रेटर टर्मिनेट तभी किया जा सकता है एंड ही शैल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द अनदर आर्बिट्रेटर अगर इन केस जो कोई भी जो कंडीशन मेंशन की गई है सेक्शन 14(1) सब पार्ट ए की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होती है। और सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 14 अगर कंट्रोवर्सी होती है बिटवीन any grounds referred in clause A of the subsection subpart में parties may approach to the court and on the termination of the mandate। तो expression जो court को जो define किया गया है subsection section 2E of the 1996 एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया। तो अब सारे प्रोविजंस को डिस्कस करते हुए कोर्ट ने यही बताया कि 13, 14, 15 को अगर पूरी ठीक से पढ़ा जाए ठीक से नहीं पढ़ा जाए
कि अगर चैलेंज किया जाता है कोई भी ग्राउंड्स मेंशन किया है सेक्शन 12 के अंदर, तो पार्टीज एग्रीवेट होके एक एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन आर्बिट्रेटर ट्राइब्यूनल के समक्ष रख सकती है। और इन केस में सेक्शन 14 ऑफ द 1996 एक्ट एंड द मैंडेट ऑफ द आर्बिट्रेटर इज साउट टू बी टर्मिनेटेड ऑन ग्राउंड कि जो सोल आर्बिट्रेटर है वो de jure एंड de facto अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस, जो एज पर जो लेजिस्लेशन के अंदर डिफाइन किया गया है। तो फिर एग्रीवेट पार्टी को कंसर्न कोर्ट में जाना पड़ेगा, जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2C ऑफ द 1996 एक्ट के अंदर। तो फिर इसके बाद कोर्ट ने सारे प्रोविजंस को डिस्कस करने के बाद फाइनली ये निकाला कि जब दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, मैंडेट है आर्बिट्रेशन टर्मिनेशन का ऑन द ग्राउंड्स की मेंशन किए गए सेक्शन 14(1) सब पार्ट ए, तो कंट्रोवर्सी डिस्प्यूट हैज टू बी रेज्ड बिफोर द कंसर्न कोर्ट, सिर्फ उसी कंसर्न कोर्ट के पास रखा जाना चाहिए। और डिसीजन जो होता है कंसर्न कोर्ट का, जो डिफाइंड किया गया है सेक्शन 2C ऑफ द 1996 एक्ट। तो फिर अल्टीमेटली यही हेल्प किया गया कि जो मैंडेट ऑफ आर्बिट्रेटर इज टर्मिनेटेड, देयर आफ्टर द आर्बिट्रेटर इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड अकॉर्डिंगली। तो इसलिए उसी कोर्ट के समक्ष रखा जाना चाहिए, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बताया। अब यहाँ पर बताया कि इस केस में यही हुआ कि एप्लीकेशन जो थी सेक्शन 14(2) ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर फाइल की गई थी कि इसे टर्मिनेट कर दिया जाए आर्बिट्रेटर को, और जो कि ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी हुई थी कंसर्न कोर्ट के पास। तो इस केस में जो टर्मिनेट करना मैंडेट शुड बी टर्मिनेटेड सेक्शन 14(1)(a) ऑफ द 1996 के अंदर। तो फिर अब यही चीज बताया कि डिफरेंस है, दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन है सेक्शन 11 सब पार्ट 5 और सेक्शन 11(6) ऑफ द 1996 एक्ट के अंदर। तो और ये बताया कि चूंकि इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं था और विद द कंसर्न ऑफ द पार्टीज जो है वो आर्बिट्रेशन के पास ही जा सकती थी और सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती थी बाय म्यूचुअल कंसेंट। और इसके बाद फिर वही बताया कि आगे के प्रोविजंस हम देखते हैं कि फिर यहाँ पे ये बताया कि ये एग्रीवेट पार्टी अप्रोच कर सकती थी हाई कोर्ट के समक्ष और फॉर द अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 6 ऑफ द सेक्शन 11 ऑफ द 1996। तो एप्लीकेशन जो है वो शैल बी मेंटेनेबल होगी तभी केस में जब उन दोनों के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट होता है। और जिससे फिर इसमें ये बताया कि अदरवाइज द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 11 शैल नॉट बी मेंटेनेबल। अगर दोनों के बीच में एग्रीमेंट ही नहीं है तो सेक्शन 11 की जो एप्लीकेशन है वो मेंटेनेबल नहीं होती है। तो फिर इसमें ये एप्लीकेशन जो है सेक्शन 11 ऑफ दिस एक्ट की यहाँ पर इस केस में मेंटेनेबल नहीं है। तो फिर सारी इश्यूज को डिस्कस किया कि फिर फाइनली कंक्लूजन ये निकाला कि जो लोअर कोर्ट के जो ऑर्डर्स था उसको सेट असाइड कर दिया है, क्योंकि अभी काफी लेंथी है। तो इसमें यही चीज बताई गई है कि लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और कहा कि जो ऑलरेडी उन पार्टीज ने प्रोसीडिंग जो है एप्लीकेशंस को विड्रॉ कर लिया था, इसलिए एप्लीकेशंस को दोबारा से फाइल करना चाहिए सेक्शन 14 की अंदर जो एप्लीकेशंस थी, और जो ट्रायल कोर्ट है उसी को इन अकॉर्डेंस विद द लॉ जो है वो डिसाइड करेगा चाहिए। तो नीचे की जो हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स थी उसको जो है वो सेट असाइड कर दिया। जजमेंट चूंकि लेंथी थी इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ कंसाइज ही इस पे वीडियो बनाया जा सका, और जो लीगल इश्यूज थे वो इसमें डिस्कस कर दिए गए थे इसमें। तो और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो कृपया उसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।